वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग विद एआर फाउंडेशन, यानी कि हम लोग एआर कोर का यूज करके यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंगल इमेज ट्रैकिंग कर लिया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग कैसे अचीव करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एआर फाउंडेशन मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग सर्च करेंगे। इसको सर्च करते ही यहाँ पे एआर फाउंडेशन का मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग का आपको एक फोरम पे यूनिटी का पेज मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरी सेटिंग्स दी है। लेकिन आपको यहाँ से फॉलो नहीं करना है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक गिटहब का एक लिंक आपको मिलेगा। वो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और इसको यूज़ कैसे करना है मैं यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही कम स्क्रिप्ट का यूज़ कर लगने वाला है, यहाँ पे रेडीमेड स्क्रिप्ट हमें मिलने वाली है। हम यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे और ये अचीव करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिटी एंड के सेटिंग्स। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एआर फाउंडेशन के लिए कंपेटेबल जो भी सेटिंग्स रिक्वायर्ड रहती है वो मैंने बता दी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट में रिमाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले विंडोज़ में आना है, पैकेज मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे आपको इन प्रोजेक्ट की जगह पे यूनिटी रजिस्ट्री पे जाना है। यूनिटी रजिस्ट्री पे जाने के बाद आपको एआर करके सर्च करना है और एआर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दो पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं। वो है एआर फाउंडेशन और एआर कोर एक्सआर प्लगइन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। इन दोनों को इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपली फाइल में जाना है, बिल्ड सेटिंग में जाना है, बिल्ड सेटिंग में जाने के बाद प्लेयर सेटिंग में जाना है, प्लेयर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको काम करना है अदर्स में जाके यहाँ पे आपके ऑटोग्राफिक एपीआई रिमूव कर देना है और वोल्कन को रिमूव करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डॉट नेट की जगह यहाँ पे आपको ILP2CPP सिलेक्ट करना है, बाद में डॉट नेट फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और एज इट इज बाकी सेटिंग्स आप रख सकते हो। एक चीज यहाँ पे बस ये कर देना कि यहाँ पे आके आपको जो मिनिमम एपीआई लेवल है उसको 26 कर देना या 26 के अबो। यहाँ पे एक्सआर कोर प्लगइन मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे इसको टिक करना। और ये आर कोर अगर डेप्थ आप यूज नहीं कर रहे हो तो इसको ऑप्शनल रखो। इतनी सेटिंग्स होने के बाद आप एआर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले हमें कैमरा और डायरेक्शन लाइट इन दोनों को डिलीट कर देना सीन से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सआर में जाके एआर सेशन ओरिजिन को क्रिएट करेंगे एंड नेक्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे एक्सआर में जाके एआर सेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि इमेज टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। तो यहाँ पे अगर इस वाले कंपोनेंट के ऊपर आते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एआर ट्रैक इमेज मैनेजर, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सीरियल लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे आप लोग इमेजेस रखोगे, मल्टीपल इमेजेस रखोगे जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, वो यहाँ पे रखेंगे। रखने के लिए आपको एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लाइब्रेरी क्रिएट करने के आप सिंपली रिसोर्स फोल्डर में आ जाए। रिसोर्स फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो बाकी एक्सटर्नल फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। ये फाइल्स में भी आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पे दिखाई ना दे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर का सेटिंग्स यहाँ पे करके रखी है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट के ऊपर जाना। क्रिएट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सआर दिखेगा। एक्सआर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे इमेज लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस में इसको कर देता हूँ। मल्टीपल इमेजेस करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो दो इमेजेस जो आप ट्रैक करने वाले हो जिसके फीचर्स पॉइंट इनफ हो वैसा दो इमेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे सेव किए, तो यहाँ पे अगर मैं इमेजेस के अंदर आता हूँ तो दो इमेजेस मैंने यहाँ पे सेव किए, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, फिर सेकेंड वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो इसका नाम आप रीनेम कर देना। तो यहाँ पे मैं पहले का नाम दूंगा कार दूंगा एंड दूसरे का नाम यहाँ पे मैं दूंगा प्लैनेट, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ अलग इमेजेस यहाँ पे ऑगमेंट करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको तो पता होगा कि प्रीफैब में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक प्रीफैब बना के रखा है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि इमेज ट्रैकिंग के लिए ये आपको कैसे क्रिएट करने हैं प्रीफैब्स और वो कैसे आने चाहिए। तो बेसिकली अभी हमारे पास एक यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइब्रेरी क्रिएट की। अब यहाँ पे वो रेफरेंस लाइब्रेरी वो मैं असाइन कर देता हूँ, मल्टीपल इमेजेस करके एक रेफरेंस लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों के दो इमेजेस है। इनिशियली हम लोगों ने दो इमेजेस रखे हैं। इतने हम लोगों की सेटिंग होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे इस मल्टीपल इमेजेस लाइब्रेरी के अंदर जो इमेजेस ट्रैक होंगे इसके ऊपर कौन से ऑब्जेक्ट हमें दिखाने हैं वो यहाँ पे डिफाइन करने हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट करूँगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है ये हम लोग समझते हैं। जैसे समझिए कि ये मल्टीपल इमेज है, अगर मैं इस इमेज को देखूँ तो यहाँ पे हमें इसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब मैं इसको साइज जब स्पेसिफाई करने जाऊँगा तो ये साइज रहेगा 0.22, क्योंकि हमारा एक डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल पेपर रहता है उसका साइज़ मीटर्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 0.22 रहेगा। तो इसलिए हमें ये साइज़ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा 0.22 या उसके अराउंड 0.21 या 0.323 आप कर सकते हो। तो ये साइज़ डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे समझो कि ये मेरा क्यूब है। अब इस क्यूब का डायमेंशन यहाँ पे 111 है। तो समझो कि अब मैंने इस क्यूब को एक इमेज के ऊपर ऑगमेंट किया तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इमेज इस कॉर्नर में, अगर समझो कि आप इस गेम अपडेट को देख पा रहे हो तो हो सकता है कि इस कॉर्नर में ही कहीं पे इसका डायमेंशन कंप्लीट हो जाए, तो बाकी क्यूब हमें विजिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि स्केल डाउन करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने इस क्यूब को एज अ रेफरेंस लिया है। तो मैं इसको पहले क्या करूँगा 0.22 करूँगा, इसको 0.22 करूँगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, अब ये हमारा जो क्यूब है, ये क्यूब हमारा उस साइज़ का बन गया जिस साइज़ का पेपर है। मतलब अगर पेपर मैं इस फेस पे रख दूंगा तो इस साइज़ का एक हमारा क्यूब बन गया है। मतलब अगर मैं एक इमेज को यहाँ पे रखूँ तो वो इमेज इस साइज़ की बनेगी। तो यहाँ पे हमें बाकी के जो ऑब्जेक्ट जो हम ऑगमेंट करने जाने वाले हैं वो इसके रेफरेंस में हमें स्केल डाउन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मॉडल्स के अंदर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, इन दो ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। समझो कि मैंने ये एक इंपोर्ट कर लिया और ये एक इंपोर्ट कर लिया, और इनको मुझे सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं। तो ये देखो एक कार तो इतनी बढ़िया, अगर मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया तो ये ऑगमेंट होके बहुत बाहर जाएगी और मे भी हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो ऑगमेंट हुई। तो इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको मुझे स्केल डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको टॉगल डाउन करूँगा और इसको स्केल डाउन करूँगा, और मैं इंश्योर करूँगा कि इस क्यूब के ऊपर वो कार आराम से विजिबल आ जाए। तो ये कार यहाँ पे क्यूब के ऊपर इतने लेवल पे विजिबल हो सकती है। तो इसको और थोड़ा मैं स्केल डाउन करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इसको इस लेवल पे मैंने स्केल डाउन कर लिया। अब ये जो कार है वो जब ऑगमेंट होगी तो ये यहाँ पे ऑगमेंट होगी। उसी तरह से आपको इस वाले सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को भी स्केल डाउन करना है, और स्केल डाउन करने के बाद ये आपको वहाँ पे ऑगमेंटेड होने के लिए रेडी हो जाएगा। ये मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम लोग इमेज तो ट्रैक कर लेते लेकिन उसके ऊपर जो मॉडल ऑगमेंट हुआ है उसके साइज के ऊपर ध्यान नहीं देते, और वो वहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब आप उस मॉडल के पूरी तरह से अंदर हो, इसलिए वो मॉडल आपको दिखाई ही नहीं देगा और आपको लगता है कि ट्रैकिंग नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप किसके ऊपर ट्रैक कर रहे हो और उसका साइज क्या है। तो ये आपके दो मॉडल जैसे सेट हो जाते हैं। अब मैं इसका प्रीफैब बना के रखा हूँ ऑलरेडी, तो इन दोनों को भी अभी डिलीट कर देता हूँ, और जो मेरे प्रीफैब्स है उनको मैं यहाँ पे लेता हूँ। आपको इन दो मॉडल को इंपोर्ट करके इसका प्रीफैब बनाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है हमारी स्क्रिप्टिंग, जो कि बहुत ही कम लगने वाली लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आपको गिटहब के लिंक पे आना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। गिटहब के लिंक पे आपको आने के बाद यहाँ पे एसेट में अंदर, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर एक फोल्डर मिलेगा। मैं डायरेक्टली इस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आपको ये लिंक यहाँ पे एक्सेस करना है। अब जो ये CS वाली स्क्रिप्ट है इसके अंदर का पूरा डेटा हमें कंट्रोल A से कॉपी कर लेना है, और अब हमें एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं C# स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर करता हूँ स्क्रिप्ट को मैं ओपन करूंगा। स्क्रिप्ट को ओपन करने के बाद जो भी डेटा वहां से मैंने कॉपी किया है वो पूरी तरह से मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो ये स्क्रिप्ट मेरी बन जाएगी रेडी। ये ऑलरेडी रेडीमेड स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये स्क्रिप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम करती है। ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग का फीचर प्रोवाइड कर देगी, और अगर कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हो, जैसे उस ऑब्जेक्ट ऑगमेंट होने के बाद आप कुछ परफॉर्मेंस करना चाहते हो या कुछ भी फंक्शन कॉल करना चाहते हो अलग स्क्रिप्ट का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कहाँ पे एग्जैक्टली ऐड करना है। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट बन के रेडी है। मैं कंट्रोल A करूंगा और कंट्रोल V करूंगा, तो मेरा पूरा डेटा जो था मैंने उस जगह से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको हमें यूनिटी एंड पे भी रीनेम करना पड़ेगा अगर वो स्क्रिप्ट रीनेम नहीं हुई, तो इसलिए मैं इसको इस क्लास का नेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ। क्लास का नेम कॉपी करने के बाद मैं यूनिटी एंड पे आऊँगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में।
तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रेडी है, लेकिन इसका नेम चेंज नहीं हो, तो इसको राइट क्लिक करके हमें रीनेम करना पड़ेगा और इमेज टारगेट मैनेजर करके इसको नेम मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब जैसे ये नेम यहाँ पे प्रोवाइड होगा तो इस इमेज टारगेट मैनेजर के अंदर हमारा डेटा पूरा मैनेज होगा। तो इसको मैं AR सेशन ओरिजिन कैमरा के ऊपर अटैच करता हूँ। अब इसके ऊपर अटैच करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग यहाँ पे असाइन कर दिया था, और यहाँ पर मैक्सिमम मूविंग पार्ट हम लोग 2 करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 इमेजेस है, और यहाँ पे हमारे 2 इमेजेस है, ऑब्जेक्ट हमें 2 रखने, तो यहाँ पे भी मैं इसको रीनेम करके 2 कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको जैसे 2 करते तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को आपको असाइन कर देना है 1 बाय 1। इन दोनों को असाइन करने के बाद इस एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन हमारा पूरी तरह से रेडी है। एप्लीकेशन बिल्ड एंड रन करने से पहले यहाँ पे हम लोग को और एक सेटिंग यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक इमेज ट्रैकर मैनेजर करके एक स्क्रिप्ट बनाई थी, उस स्क्रिप्ट को हमें ओपन करना है। इस स्क्रिप्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे 77 लाइन नंबर पे इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑगमेंट होने वाला है उसको स्केल डाउन किया है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट को सेटअप किया है, क्योंकि हाँ ऑब्जेक्ट की साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे सेटअप किया है ऑलरेडी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट का हम और एक बार अगर स्केल डाउन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे लाइन नंबर 77 को आपको कमेंट आउट करना है। कमेंट करने के बाद स्क्रिप्ट को सेव करना है, और सेव करने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम रन एंड बिल्ड करने वाले। यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट अभी तो समझ के नहीं ले रहे, जस्ट हम लोग एक बार आउटपुट देख ले, उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट वाइज भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसको किस तरह से अचीव किया गया है। तो इसको कंट्रोल एस से सेव करना है। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद बिल्ड एंड रन करना है, और आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग ने प्लेस किए थे अलग अलग, तो वो यहाँ पे ऑगमेंट हो रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला इमेज स्कैन करने जाता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज स्कैन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कार ऑगमेंट हो चुकी है, मतलब हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो जैसे ये कार हट जाएगी तो यहाँ पे शायद वो मॉडल नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सटेंडेड ट्रैकिंग हम लोगों ने एनेबल नहीं की है। तो ये कार कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी हम लोग को। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो सेकंड वाली इमेज है वो यहाँ पे मैं स्कैन करता हूँ। तो ये सेकंड वाली इमेज में स्कैन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो मॉडल यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जैसे यहाँ से इमेज हट रही है तो वो मॉडल भी यहाँ से हट रहा है, तो ये एक्सटेंडेड ट्रैकिंग नहीं, इसलिए वो हो रहा है। तो दोनों भी जो मॉडल हम लोगों ने सेट किए थे वो प्रॉपरली यहाँ पे ऑगमेंट हो रहे हैं। अगर मैं इस इमेज को रोटेट करता तो वो उसके साथ भी इमेज के साथ रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑगमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग का। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग तो अचीव हुआ, लेकिन हम लोगों ने अभी तक स्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं देखा। तो अब हम स्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और स्क्रिप्ट को विजुअल कोड में ओपन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो प्राइवेट एक लिस्ट बनाई गई है ऑब्जेक्ट टू प्लेस। जो लिस्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स असाइन किए, गेम ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई है। उसके साथ हम लोगों ने रेफरेंस लाइब्रेरी का यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है। अब बेसिकली होता क्या है कि अवेक में हम लोग एयर ट्रैक मैनेजर में जो हमारा ट्रैक मैनेजर है उसका रेफरेंस ले लेते हैं। एनेबल में क्या करते हैं हम लोग, एनेबल और डिसेबल, अगर हमें इमेज फाइंड आउट होता है तो हम ऑन चेंज्ड मेथड कॉल कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट और एडिशनल ये 2 मेथड है। तो ये मेथड जब कॉल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन चेंज मेथड जब यहाँ पे कॉल होती है, ये वाली मेथड, तो यहाँ पे हम लोग एक इवेंट पास कर देते हैं। उस इवेंट में हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी इमेज ट्रैक्ट हुई है, या ट्रैकिंग स्टेट में है, या रिमूव हुई है। ये 3 स्टेट हमें मिलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जब इमेज फर्स्ट टाइम आपका कैमरा डिटेक्ट कर लेगा तो यहाँ पे args.added ये वाली मेथड कॉल होगी। अब जब अपडेट होगा, मतलब कि हर एक फ्रेम पे इमेज आपका अपडेट हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तब ये वाला अपडेट होगा। और जब रिमूव होगा, इमेज वहां से आपके कैमरा के सामने से रिमूव हो गया, तो ये वाली मेथड यहाँ पे कॉल होगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इमेज है हमारे पास, वो इमेज फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही कैमरा को हमारा इमेज मिल गया तो ये ऑन चेंज मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि उस इमेज का पोजीशन और उस इमेज की लोकेशन यहाँ पे अपडेट करते हैं, और वो लोकेशन हम लोग ऑब्जेक्ट को वहाँ पे असाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली लोकेशन असाइन नहीं किया जाता। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें स्ट्रिंग सेव करते हैं और एक गेम ऑब्जेक्ट सेव करते हैं। गेम ऑब्जेक्ट्स तो वो रहेंगे वो जो हम लोगों ने बनाए हैं, और स्ट्रिंग वो रहेगी जिसके नाम की रेफरेंस लाइब्रेरी क्रिएट की गई है। मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइब्रेरी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेफरेंस लाइब्रेरी का अंदर का नेम यहाँ पे रिट्रीव कर
रहे हैं, यानी कि वो हम लोग ले रहे हैं। जैसे हमें नेम मिल रहा है उसी नाम का यहाँ पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे फाइंड आउट होता है, हम लोग ने ऑलरेडी उसको असाइन तो कर लिया है। असाइन करने के बाद यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी डॉट नेम करके फाइंड आउट होगा। तो अभी हम लोग एक्टिव ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो फर्स्ट टाइम कॉल होगा, फर्स्ट टाइम वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रू कर देंगे, और ट्रू करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट स्क्रिप्ट में यहाँ पे उसका लोकल पोजीशन यहाँ पे असाइन किया, लेकिन ये लोकल पोजीशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको आपको कमेंट आउट कर देना है। अब क्या होगा कि जब अपडेट होगा तो अपडेट यहाँ पे क्या करेगा कि उसकी पोजीशन एंड रोटेशन यहाँ पे अपडेट कर देगा, और जिस टाइम पे ट्रैकिंग लॉस्ट होगी उस टाइम पे क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट को फिर से फॉल्स किया जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनल हैंडलिंग होती है। अब यहाँ पे अगर आप एल्स कंडीशन में देखते तो यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेड ट्रैकिंग और नॉन लिमिटेड ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे लिखा है इफ ट्रैक्ड इमेज ट्रैकिंग स्टेट इज लिमिटेड और नॉन। मतलब अगर ट्रैकिंग स्टेट अगर लिमिटेड हो जाती है यानी कि एक्सटेंडेड ट्रैकिंग बोलते हैं, तो उस केस में क्या करना है। तो मेनी टाइम हम लोग उस केस में यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके एक्सटेंडेड ट्रैकिंग पे एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सटेंडेड ट्रैकिंग चाहिए तो आप इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड ट्रैकिंग यानी क्या होता है कि उस केस में आपका अगर इमेज लॉस्ट भी हो जाता है फिर भी आपको वो ऑब्जेक्ट उस प्लेस में दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, एक्सटेंडेड ट्रैकिंग में अगर ऑब्जेक्ट आपका रिमूव होता है तो ऑब्जेक्ट में भी आपका यहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो आपको उस केस में एक स्ट्रिंग लिख के लॉजिकली हैंडल करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट अगर ट्रैक्ड है और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर स्कैन होता है तो प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो। और ये लॉजिक बेसिक है, या आई थिंक आप इसको एक्सप्लोर करके बना सकते हो। तो इस तरह से इमेज ट्रैकिंग एक तरह से वर्क करता है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपडेट हो रहा है तो अपडेट पे कुछ चेंज करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है या कोई एनिमेशन चेंज करना है, तो आप यहाँ पे वो अचीव कर सकते हैं। अगर उसको इनिशियली आप जैसे ट्रैक्ट होगा उस टाइम पे आप कुछ फंक्शनलिटी रन करना चाहते हैं, जैसे कोई स्कैनिंग का एनिमेशन या कुछ भी आप दिखाना चाहते हो, तो आप इसमें वो लिख सकते हो। तो इस तरह से आप एक पूरी तरह से इमेज ट्रैकिंग, मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंडेड ट्रैकिंग का आउटपुट देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने इमेजेस तो यहाँ पे अपलोड की थी, और यहाँ पे जो सेकंड सेटिंग मैंने आपको बताई थी अपडेट मेथड में जो फॉर लूप लगा था, उसको अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो वो एक्सटेंडेड ट्रैकिंग होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है कि इमेज हमारी ट्रैक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ट्रैक एट द टाइम होगी, बट वो जो प्रीवियस इमेज ट्रैक हुई थी वहाँ का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इस इमेज को ट्रैक कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रैकिंग हो रही है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से स्टेबल आ रहा है, जो मैंने असाइन किया था। यहाँ पे मैं इस नोटबुक को रोटेट करके देखूंगा कि ये कैसे आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे मैं इस बुक को यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे ही स्टेबल दिख रहा है। तो ये बेसिकली एक्सटेंडेड ट्रैकिंग है। इवन इमेज यहाँ पे लॉस्ट हो गई है, फिर भी यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट एज इट इज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ट्रैक करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हम लोगों ने जो दूसरी वाली इमेज डाली थी वो इमेज यहाँ पे ट्रैक करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे सेकेंड इमेज में ट्रैक करने का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो कार का जो मॉडल था वो यहाँ पे ऑगमेंट हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ऑगमेंट हुआ है, बहुत स्टेबल भी है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों भी मॉडल एट ए टाइम यहाँ पे ऑगमेंटेड है। तो एक्सटेंडेड ट्रैकिंग का ये बेनिफिट है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप चाहते हो कि सेकेंड वाला QR कोड स्कैन होने पे फर्स्ट वाला QR कोड डिसेबल हो, तो उसके लिए आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली वो कोड भी डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेज ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो और उसको आप AR फाउंडेशन की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।